तो अप्लाइड इस्लामिक्स रेवलेशन को सामने रखते हुए भी किस तरह से वो जो रिगरस अप्रोच होती है किसी भी चीज़ की क्रिटिकल एनालिसिस की, उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है? नहीं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहे हैं वो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिससे दुनिया से कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो सीधा लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि कोई प्योरली कोई मेंटल इशू है या कोई साइकोलॉजिकल या कोई फिलोसफिकल एक वो है कि जिसके ऊपर बहस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर हो रही है। अप्लाइड इस्लामिक्स बेसिकली जो मासेस को जो चीज़ अफेक्ट कर रही हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज कोई दुनिया में इनकार नहीं कर सकता कि क्राइम्स के का लेवल क्या पहुंच चुका है। आज दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। आज दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसके जो डिसीजेस, कैंसर और जो नहीं, वो सही है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो आप सोल्यूशन प्रिस्क्राइब कर रहे तो हैं वो सॉल्यूशन अभी तक उसके ऊपर एम्पिरिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ। नहीं, तो उसकी जो रिगर है, सॉल्यूशन तो बड़ा क्लियर है कि भाई जिन चीज़ों की वजह से, अगर अल्कोहल की वजह से कोई बीमारियां पैदा हो रही हैं तो जाहिर है अल्कोहल के ऊपर अगर आप बैन लगाएंगे तो वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। इस्लाम ने प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, इस्लाम की खूबी यही है कि इस्लाम में प्रिवेंशन पर भी जोर है, ट्रीटमेंट पे भी जोर है। प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, तीन चीज़ें मैं कहता हूँ कि प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि ऐसी तमाम प्रैक्टिसेस से अवॉइड किया जाए, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को अवॉइड किया जाए जिनके बारे में वेल नोन है, जिनके बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि वो डेथ या बहुत सीरियस किस्म की बीमारियां पैदा कर रही हैं। तो उन चीज़ों को जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि हम कोई ऐसा मेज़र अडॉप्ट करें कोई जो है कि जिसकी वजह से वो बीमारी के होने के चांसेस, जैसे अगर मैं कहूँ कि सेकेंडरी प्रिवेंशन सबसे पहले इस्लाम नहीं दिया सर्कमसिजन की फॉर्म में, कि वो जो है सर्कमसिजन एक किस्म की सर्जरी थी, तो सबसे पहले इस्लाम ने दिया। यानी इस्लाम से पहले मैं जब हज़रत इब्राहीम को मानता हूँ, जो हज़रत इब्राहीम पहले सर्कमसिजन थे, तो हम उन्हें इस्लाम ही का एक पूरा वो मानते हैं। पूरा जितने भी दुनिया के अंदर आज मज़ाहिब हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सब इस्लाम थे। वो बाद में उन्होंने जो उसके अंदर जो कुरान का पैदा हो क्लेम है, गए, इस्लामिक क्लेम है, इस्लाम, ऐसा नहीं है कि एवरीबडी विल एग्री टू दैट फैक्ट, बट ये हमारा बिलीफ है। हाँ, तो वो जो है तो वो सारे के सारे क्लेम्स जो भी हैं वो इतने ज़्यादा वेल नोन और जस्टिफाइबल है कि उनको कोई साइंस इनकार ही नहीं कर सकती। तो सर्कमसिजन का क्या रोल है? आपने क्योंकि अभी सर्कमसिजन का नाम लिया। सर्कमसिजन का तो रोल आज पूरी दुनिया सर्कमसिजन की बात कर रही है। एक वक्त ऐसा था कि सर्कमसिजन सिर्फ मुसलमान या यहूदी करते थे। आज आप अमेरिका और यूरोप की अगर आप उनका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे तो बड़ी तादाद में क्रिश्चियन, जबकि क्रिश्चियन बिल्कुल सर्कमसिजन को बिल्कुल क्रिश्चियनिटी में इनकार कर दिया गया था। लेकिन आप आज अमेरिका में अगर डेटा कलेक्ट करेंगे क्रिश्चियंस का तो 40 से 60% तक लोग सर्कमसिजन करा रहे हैं। और वो एड्स के बाद में ही शुरू हुआ कि चूँकि एड्स के बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये फिगर्स क्लियर कट सामने आने लगे कि जो लोग सर्कमसाइज पॉपुलेशन है उनमें एड्स बहुत कम है। और सर्कमसिजन का बाकायदा एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल और उसका जो पूरी टेक्नोलॉजिकल पूरी स्टडी की गई, उससे बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि सर्कमसिजन की वजह से वो बीमारियां जो सेक्स के रिलेटेड वायरसेस हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते हैं एक मर्द से औरत में या औरत से मर्द के अंदर। तो उसकी वजह से, और अब तो बहुत बड़ा क्लेम क्या साबित हो चुकी है बात कि उन चीज़ों का, चूँकि बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे एचपीवी एक इन्फेक्शन होता है या इवन और अदर सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज के इन्फेक्शंस भी हैं, उनसे भी बाद में चलकर कैंसर पैदा हो जाता है। लेकिन एचपीवी तो वेरी वेल नोन है कि एचपीवी का ताल्लुक कैंसर सर्विक्स से है। सर्विक्स एक फीमेल बॉडी पार्ट होता है। जिन औरतों के ताल्लुक सर्कमसाइज मैन से है, जिनके हस्बैंड सर्कमसाइज हैं, उनमें ये बीमारी कैंसर सर्विक्स की बहुत कम है। और हिंदुस्तान के अंदर भी उसमें तकरीबन हर साल 1.5 लाख औरतें उसका शिकार होती हैं। मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है। तो कैंसर, मेरी अगली किताब आ रही है कैंसर प्रिवेंटिव मेजर्स इन इस्लाम, उसमें भी ये बात क्लियर सामने आ गई है कि सर्कमसीजन और एल्कोहल और ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो इस्लाम के रूल्स हैं जो इस्लाम ने बताई हैं, उनकी वजह से मुसलमानों में, मुस्लिम कंट्रीज़ में कैंसर का रेशो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। तो और जबकि पूरी तरीके से हम ये दावा नहीं कर सकते कि मुसलमान पूरा इस्लाम का जो पूरा वो है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग, कुरान 2 जगह कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक पूरी मुकम्मल की जाए, लेकिन इस फैक्ट को, इस कुरान की आयत को हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो बताते भी नहीं हैं।
तो चुनाचे बहुत कम ऐसे मेरे ख्याल से शायद ही 5 या 10% बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको 2 साल दूध मिलता होगा। और ये बात साबित हो चुकी है कि अगर ये 2 ईयर ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उससे औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बच्चों की लाइफ जिन्हें 2 साल दूध मिला है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 ईयर्स तक बढ़ जाती है। ये बात तो पूरी दुनिया की आप स्टेटस से उठाइए, यूएनओ की और तमाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और अमेरिकन हेल्थ जो बॉडीज़ हैं वो सब जगह जाहिर है, वहाँ मिलेंगे, लेकिन उसको जनरल पब्लिक मीडिया में नहीं पेश किया जाता। आप उसको तलाश करेंगे मिल जाएंगी पूरे मेडिकल जर्नल्स में और उसमें, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता, चूँकि वही पब्लिक के सामने वही पूरा उनका पूरा गेम है। एक कि वो नहीं चाहते कि होमोसेक्सुअलिटी के साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी पूरी बीमारियां सामने आए। वो उसके तरीके बता देंगे कि नहीं नहीं साहब, अगर आपको इन चीज़ों से बचना उसके तरीके हम बताते हैं, आप कंडोम इस्तेमाल कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, लेकिन वो सीधे सीधे उसको प्रिवेंशन की बात नहीं करते हैं। तो इस्लाम में प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, और अगर बीमारी हो जाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इलाज करिए उसका। तो हर चीज़ इस्लाम की हर चीज़ ऐसी है। बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, जो बाकी मज़ाहिब के कुछ लोग हैं वो चूँकि कहीं ना कहीं सर्वाइवल का क्वेश्चन है, तो वो ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं जिससे पब्लिक को उसके अंदर थोड़ा लोग कन्विंस हो जाएं। लेकिन इस्लाम में सीधा सीधा ताल्लुक़ ह्यूमन सिक्योरिटी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है।